2020 में हम एकदम से ग्रूम हुए, मैच्योर हुए। तो बिल्कुल। उन्होंने मुझे जो है वो प्रपोज़ल भेजा और उन्होंने उस टाइम पे उनकी जो है वो डिवोर्स हो चुकी थी और उन्होंने बार-बार मुझे बोला कि आप मेरे से शादी कर लें। अना के साथ मेरा आना-जाना था तो डेफ़िनेटली उनको मेरी पर्सनैलिटी का भी बहुत अच्छे से पता था। बेसिकली उसको तो इंसान कहना भी नहीं चाहिए। इसकी जो बिल्कुल। रेप्यूट है वो फैसलाबाद में वैसे ही यूनानिमस व्यू है फैसलाबादियों का। मेजॉरिटी फैसलाबादी यही कहते हैं कि ये बड़ा गंदा इंसान है। इससे पहले भी बहुत सारी लड़कियों के साथ ये इस तरह से कुछ ना कुछ कर चुका था। हमारी जो फाइल्स हैं उसमें हमने पढ़ा कि अना की जो फादर है उसकी मदर को बड़े बुरे तरीके से अब्यूज़ कर रहे हैं और अना से मैसेजिंग के दौरान। मैं जब तक बाप की हाँ में हाँ मिलाऊँगी तब तक मेरी भी हाँ। सारी लग्ज़रीज़ मेरे साथ रहेंगी। मुझे ब्लैकमेल भी इनफैक्ट बहुत करा था कि मैं ये कर दूँगा, मैं किसी से शादी नहीं होने दूँगा, मैं बड़ा बदनाम कर दूँगा, डिफेम कर दूँगा, तुम काबिल ही नहीं बचोगी। 8th और 9th अगस्त को 2 डिफरेंट डेज़ पे उन्होंने मुझे अबडक्ट किया और उस दिन उन्होंने डेज़ भी बड़े सोच समझ के 9 और 10 मुहर्रम के चूज़ किए और अपने ही घर पे ये लेके जाता है इंसान। जो सब कुछ वीडियोज़ आप लोगों ने देखी हैं वो सब इनके अपने खुद के घर की हैं। ये 2-2-3 कार्स के ऊपर आए और इन्होंने ट्रेसपास करके तो ये अपने आर्म्स के ज़ोर पे ये हमें लेके गए ताकि हम ये इतना स्विफ्टली इन्होंने किया, इतना रैपिडली किया कि इर्द-गिर्द किसी घर को भी ना पता लग सके कि क्या हुआ है इनके घर में। आप लोगों ने जो वीडियोज़ देखी हैं वो सिर्फ़ 2 टू 3 30 सेकंड्स की इतनी सेकंड्स के क्लिप्स रिलीज़ हुए हैं, जबकि ये एक पूरी 10 मिनट की वीडियो थी। खतीजा, आपकी हिम्मत को तो सबसे पहले सलाम है कि आपके साथ इतना कुछ हो गया और आप 1 मिनट के लिए भी नहीं दड़ी। पैसों से अगर किसी की इज़्ज़तें बनती होती तो आई थिंक आजकल आज की पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल लोग ऊपर होते और दूसरे लोग नहीं होते और अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाजरीन, एक केस जिसने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की थी, फैसलाबाद का एक केस था जहां पर एक लड़की जो सिर्फ 22 से 23 इयर्स की लड़की थी, उसको एक बिजनेसमैन की तरफ से जूते चटवाए गए थे, उसके साथ जुल्म किया गया था, उसके साथ ज़्यादती की गई थी और उससे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। शेख दानिश जो एक मशहूर बिजनेसमैन था, उसने अपनी सेक्रेटरी और अपनी बेटी के साथ मिलकर खतीजा गफूर और उसकी फैमिली के ऊपर शदीद तशद्दुद किया था। पहले उसे शादी का प्रपोजल दिया, जब खतीजा ने रिजेक्ट कर दिया तो उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया, उसे जूते चटवाए और वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। बिल आखिर उस केस का एहतताम हो गया और शेख दानिश को मजबूरी तौर पर 14 साल और 9 महीने की कैद सुना दी गई है, साथ 1.5 करोड़ का जुर्माना। इसी के साथ साथ जो उनकी सेक्रेटरी थी उसको भी 3 सालों की सज़ा सुना दी गई है और साथ कुछ जुर्माना। लेकिन ये सारा वाक़या है क्या और ये कैसे पेश आया, इस पे हम आज खतीजा से बात करेंगे और खतीजा की ज़ुबानी सुनेंगे कि आखिर ये वाक़या कब शुरू हुआ था, उन्होंने क्या क्या चीज़ें फ़ेस की और अब ये वाक़या कहाँ पर स्टैंड कर रहा है और वो इस सब का क्रेडिट किसको देती हैं। अस्सलाम वालेकुम खतीजा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपके साथ जो जुल्म हुआ उसका आखिरकार जो मुजरिम है वो अपने अख्ताम को पहुँचा और उसे सज़ा भी हो गई। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे खतीजा सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये वाक़या दर हकीकत शुरू कहाँ से होता है, कब शुरू होता है और आपका पहला टाकरा शेख दानिश से कब होता है? जी, ऐसे कि शेख अना अली जो शेख दानिश अली की बेटी है, वो मेरी काफ़ी पुरानी फ्रेंड थी। हम दोनों का एक-दूसरे के घर आना-जाना था, आपस में घरेलू ताल्लुकात, फैमिली रिलेशंस थे। ठीक है। और शेख अना जो हैं क्योंकि वो मेरी फ्रेंड भी थी, हम आते-जाते थे एक-दूसरे के घरों में। तो पहले हम छोटे थे, तो आई थिंक जो शेख दानिश हैं, उन्होंने कभी ऐसे नज़र से मुझे तब देखा नहीं। लेकिन जब एक स्टेज आई 2020 में हम एकदम से ग्रूम हुए, मैच्योर हुए, तो बिल्कुल। उन्होंने मुझे जो है वो प्रपोज़ल भेजा और उन्होंने उस टाइम पे उनकी जो है वो डिवोर्स हो चुकी थी। और उन्होंने बार-बार मुझे बोला कि आप मेरे से शादी कर लें। उनकी जो पहली मिसेज़ थी, वाइफ़ थी, वो भी मेरी ही सेम ही कास्ट की थी। तो अच्छा। आई थिंक वो भी कुछ था उनके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड कि ये भी सेम ही कास्ट है। और उसके अलावा क्योंकि अब अना के साथ मेरा आना-जाना था, तो डेफ़िनेटली उनको मेरी पर्सनैलिटी का भी बहुत अच्छे से पता था। तो बार-बार वो मुझे फ़ोर्स करते रहे मेरे साथ उनके साथ शादी करने के लिए, मुझे मनाने की अच्छा, कोशिश ये उन्होंने की। ताल्लुक क्या उन्होंने डायरेक्ट आपसे शादी का प्रपोज़ल दे दिया था कि वो पहले आपसे फ्रेंडशिप करने की उन्होंने कोशिश की या ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश की? नहीं, उन्होंने बेसिकली पहले अपने आप को थोड़ा-सा अच्छा दिखाया क्योंकि मैं तो उन्हें जस्ट एज़ अना का फ़ादर ही जानती थी और मैं उन्हें रिस्पेक्ट ही करती थी उस टाइम पे कि वो मेरी फ्रेंड के अब्बू हैं, मुझसे बड़े बिल्कुल। हैं काफ़ी ऐज में। तो उन्होंने फिर उसके बाद एकदम से मुझे बस कहना शुरू कर दिया कि आपको मेरे से शादी कर लेनी चाहिए और हम दोनों का बड़ा अच्छी हमारी ज़िंदगी गुज़रेगी। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे घर पे भी प्रपोज़ल्स भेजे
जो कि सारे के सारे उनके रिजेक्ट हो गए। तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लोगों के थ्रू और शहर के रिप्यूटेड लोगों के थ्रू, कुछ हमारे म्यूचुअल जो थे वो लिंक्स, उनके थ्रू जो बिल्कुल। है वो उन्होंने प्रपोजल्स को भेजा बार बार, अच्छा, इस लेकिन बात का हमेशा इल्म रिजेक्शन जब ही। आपकी दोस्त को हुआ तो उसने अपने बाप को रोका नहीं? आपने कहा नहीं कि आप ये क्या कर रहे हैं? ये सब उसके उसको जानते हुए ही हुआ था। आई थिंक उन्होंने आपस में डिस्कशन कर ली थी, ओके, क्योंकि वो उनके उसके सामने ही उन्होंने पहली दफ़ा बात की थी। और ओके, मुझे ओके। यही लगा कि ये सब मज़ाक चल रहा है। मैं उसको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाई कि ये सब एक्चुअल में वो मीन कर रहे हैं। और मुझे उस वक़्त यही लगा कि ये ऐसी कोई ये जोक है, और ये हुँ, मतलब इस तरह से कैसे हो सकता है? वो ही इज़ डबल माय एज, इन फैक्ट मोर देन डबल माय एज। ठीक है। तो उसके बाद ये जब आपने रिजेक्शन की, बार-बार रिजेक्शन की गई आपकी तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से, तो फिर क्या हुआ? देखें, पहले तो उन्होंने बड़े प्यार से मनाने की कोशिश की, और जैसे ऐसे लोग जो हैं वो कनिंग से करते होते हैं, क्योंकि वो मेरे से एज में भी बहुत बड़े थे, कि बार-बार कि नहीं हम ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, और मैं हुँ, चेंज हूँ। क्योंकि ये जो इंसान है, इसकी बेसिकली उसको तो इंसान कहना भी नहीं चाहिए। इसकी जो बिल्कुल। रेप्यूट है, वो फैसलाबाद में वैसे ही यूनानिमस व्यू है फैसलाबादियों का। मेजॉरिटी फैसलाबादी यही कहते हैं कि ये बड़ा गंदा इंसान है। और इसने ये पहली दफ़ा मेरे साथ नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत सारी लड़कियों के साथ ये इस तरह से कुछ ना कुछ कर चुका था। बट उनमें से किसी भी लड़की ने स्टैंड नहीं लिया, शायद वो आवाज़ इतनी नहीं उठाई। फाइनेंशियली हुँ, स्ट्रॉन्ग नहीं थी, या उनके पास कोई सपोर्ट नहीं थी कि वो ऐसे आगे तक जाती जैसे मैं आई हूँ। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे ये सपोर्ट दी। बिल्कुल। और बार-बार अना को फिर बीच में भेजना, अना खुद भी बहुत इंटरेस्टेड थी कि उसके फादर की मेरे साथ शादी हो जाए। अब काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि एक बेटी कैसे कर सकती है? तो हुँ, आई थिंक हमारी जो फाइल्स हैं उसमें हमने पढ़ा कि अना की जो फादर है उसकी मदर को बड़े बुरे तरीके से अब्यूज़ कर रहे हैं, और अना से मैसेजिंग के दौरान। और अना इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट, मतलब उसने एक रिप्लाई नहीं किया कि पापा मेरी मदर को ऐसे गाली नहीं निकाल हुँ, सकते, हुँ, हुँ, अब्यूज़ नहीं कर सकते आप। तो यहीं से हम उसका माइंडसेट देख सकते हैं दैट शी इज़ लीस्ट कंसर्न्ड कि बिल्कुल। मैं किसी और की केयर करूँ। उसको सिर्फ़ आई थिंक अपने से ही है कि मैं जब तक बाप की हाँ में हाँ मिलाऊँगी तब तक मेरी भी हाँ, सारी लग्ज़रीज़ मेरे साथ रहेंगी। आपको किडनैप कब किया गया? देखिए, पहले रिजेक्शन हम करते रहे थे और उसको ये शायद आई थिंक बैक ऑफ द माइंड उसको ये था कि ये मान जाएँगे इवेंचुअली, आहिस्ता-आहिस्ता मैं मनाता रहूँगा तो ये मान जाएँगे। बट जब 3 साल गुज़र गए इस बात को, और 2020 से 2022 आ गया और हम नहीं माने, तो उसने फिर वहाँ पे मैंने, क्योंकि वो बार-बार मुझे फ़ोर्स कर रहा था और मुझसे शादी के लिए मुझे मैसेजेस करता है, मुझे ब्लैकमेल भी इनफैक्ट बहुत कर रहा था कि मैं ये कर दूँगा, मैं किसी से शादी नहीं होने दूँगा, मैं बड़ा बदनाम कर दूँगा, डिफ़ेम कर दूँगा, तुम काबिल ही नहीं बचोगी। तो मैंने हुँ, फिर अना को बार-बार कंप्लेन की, और मैं करती आ रही थी उसको काफ़ी टाइम से, लेकिन फिर कुछ हमारे आर्ग्यूमेंट्स हुए, कुछ लोग भी बीच में इन्वॉल्व हुए, हमारी कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स थी, और फिर हमने थोड़ा अना का बॉयकॉट भी किया। ठीक और है, हमने थोड़ा अना को, क्योंकि ऑब्वियसली हमने अना को स्कूल करना था कि वो अपने बिल्कुल। बाप को हुँ, रोके, वो शी वाज़ द एल्डेस्ट, वो ही अपने घर को सारा रन कर रही थी उस वक़्त। तो उसने जो है वो इस बात को बहुत ज़्यादा अपनी ईगो पे ले लिया, और फिर आई थिंक कि उसने ही अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया इस सब में, अपने फादर को और अपनी पूरी फैमिली को। और फिर उन्होंने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी की, ये प्लानिंग की, और फिर वो मुझे 2022 में 8 और 9 अगस्त को 2 डिफरेंट डेज़ पे उन्होंने मुझे अबडक्ट किया, और उस दिन उन्होंने डेज़ भी बड़े सोच समझ के 9 और 10 मुहर्रम के चूज़ किए, ताकि सिग्नल्स हर चीज़ बंद हो और ये किसी से भी कॉन्टैक्ट ना कर सकें। ठीक है। जब आपको किडनैप किया गया था तब आपकी एज क्या थी? उस टाइम पे मेरी एज 23 इयर्स थी, बल्कि इनफैक्ट 22 इयर्स थी, मैंने 23 होना था। ठीक है। फिर आपको वो वाला ज़रा वाक़या अगर आप कंफ़र्टेबल हैं, तो प्लीज़ हमें बताएँ कि आपको जब अगवा किया गया, किस टाइम किया गया? आपको कहाँ पे लेके गए? आपकी फ़ैमिली को कैसे इन्वॉल्व किया गया बीच में? देखिए, उन्होंने बहुत क्लेवरनेस के साथ जितने भी टाइम्स दोनों दिन, एक तो उन्होंने डेज़ बहुत क्लेवरली चूज़ किए थे, 9th और 10th मुहर्रम, जब सारे सिग्नल्स और हर चीज़ बंद होती है। घर से सेकंडली आपको उठाया उन्होंने गया था? इसमें, जी, बिल्कुल मेरे घर पर वो आए थे, और ये ऑलमोस्ट 16-17 लोग थे, और इसमें से कुछ जो हैं वो आर्म्ड लोग थे, जिनके पास बड़े डेडली की बेसिस पे इन्होंने हमारे घर में ट्रेसपास किया, और फिर ये हमारे घर के अंदर आए हैं। इन्होंने मुझे वहीं पे जो है वो ऑब्वियसली हिट करना शुरू कर दिया विद किक्स एंड फिस्ट्स, और फिर उसके बाद ये लोग मुझे, मेरे भाई को, मेरे ब्रदर को और मेरी मदर को, हम सबको लेके चले गए अपने घर पे।
और फिर फर्स्ट डे तो ये वहाँ पे हमें मनाते रहे और हमें बताते रहे कि शादी कर लो वरना ये कर देंगे वो कर देंगे, और इन्होंने मीनवाइल इन्होंने मेरे फ़ोन्स और मेरी ज्वेलरी सब कुछ जो है वो अपने पास हम्म, कॉन्फिस्केट कर लिया। ठीक है। फिर सेकंड डे दोबारा, और फिर इन्होंने हमें छोड़ा इस बेसिस पे कि हमें कुछ घंटे दे रहे हैं सोचने के लिए। ओके। हम अभी पहले ही प्रोसेस नहीं सारा जो सब इंसिडेंट हुआ तो प्रोसेस कर पाए थे कि इन्होंने सेकंड डे अगेन ये हमारे दोपहर के टाइम आते हैं और फिर ये मुझे और मेरे भाई को जो है वो किडनैप करके ले जाते हैं दोबारा से अबडक्ट करके, और अपने ही घर पे ये लेके जाता है इंसान। जो सब कुछ वीडियोस आप लोगों ने देखी हैं वो सब इनके अपने खुद के घर की हैं। तो ये भी मंजर यहाँ पे आपके उस टाइम पे आपसे आके इन्होंने बातचीत की कि सिर्फ बंदे ही बात कर रहे थे? नहीं, ये खुद आए थे तीनों, माहम शेख दानिश अली, माहम फातिमा, शेख अन्ना अली, और इनके साथ इनके मुलाजिम आए थे। ये टोटल 15-16 लोग आते थे हमारे घर, पहले दिन भी अबडक्ट करने और दूसरे दिन भी अबडक्ट करने, ये सब लोग आए थे। ये 2-3 कार्स के ऊपर आए और इन्होंने ट्रेसपास करके तो ये अपने आर्म्स के ज़ोर पे ये हमें लेके गए ताकि हम ये इतना स्विफ्टली इन्होंने किया, इतना रैपिडली किया कि इर्द-गिर्द किसी घर को भी ना पता लग सके कि क्या हुआ है इनके घर में। अच्छा खतीजा, जब वहाँ पर लेके गए और वो जो हम वीडियोस देखते हैं, जूते चटवाए, जो वो सारा कुछ, वो कैसे हुआ सारा? मतलब क्या वो रिवेंज में चटवाए गए थे या फिर वो सज़ा थी? डेफिनेटली वो रिवेंज भी था, सज़ा भी थी कि अना के साथ क्यों लड़ाई की, अना के साथ कैसे आर्ग्यूमेंट कर लिया इस बात पे, उसको क्यों बातें सुनाई गईं, और वहाँ पे अना खड़ी भी थी और इनफैक्ट उसी ने ही एनकरेज किया था अपने फादर को कि पापा इस हुकूम मुझसे सॉरी करे। और इवन मैंने अपने चीफ में भी ये बात बार-बार एक्सप्लेन भी की और मैंने बार-बार बोला भी कि आप लोगों ने जो वीडियोज़ देखी हैं वो सिर्फ़ 2 टू 3 30 सेकंड्स की, इतनी सेकंड्स के क्लिप्स रिलीज़ हुए हैं, जबकि ये एक पूरी 10 मिनट की वीडियो थी जिसके अंदर से बड़ा सिलेक्टिव क्लिप्स को रिलीज़ किया गया, जिन क्लिप्स के अंदर ये लोग नज़र नहीं आ रहे थे या इनका पता नहीं लग पा रहा था, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। कल को मैं ही डिफेम हूँ, और ये तो इनको पता ही नहीं था कि ऐसे सब कुछ भी हो जाएगा और ये भी अरेस्ट हो सकते हैं। इनको तो यही लग रहा था कि अब खदीजा को हम इतने बुरे तरीके से डिफेम कर देंगे कि ये मजबूर हो जाएगी हमारी हर बात मानने पे। और आपके साथ ये सलूक किया गया, आपके भाई को भी मारा पीटा गया? उसको जो है वो उसके बेसिकली उसको के उसके ऊपर पॉइंट करके उसको कमरे से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया गया था ताकि वो कुछ कर ना सके, और ये ठीक सिर्फ है। उन्होंने इसीलिए किया ताकि वो ये दिखा सकें कि देखा अब तो तुम्हारे घर पे भी कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें बचा नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद उस दिन जब ये सारा कुछ हुआ तो फिर आपको घर आप कब आई वापस? मुझे बेसिकली ये सब करके फिर वहाँ पे जब मैंने बल्कि इवन जो हमारे एफआईए की फाइल्स हैं उनमें पूरी जो डिस्क्रिप्शन बताई गई है उसके अंदर प्रॉपर्ली, क्योंकि मैंने तो इतना उस इंसिडेंट को रिकॉल नहीं किया बाद में भी, तो ये बात पूरी उन्होंने वहाँ पे देखा कि डीवीआर जो शेख दानिश के घर के हैं वो दिखा रहे हैं कि जब मैं एंटर हुई थी तो मेरे आई डिड नॉट हैव ना माई हेड कवर्ड, मेरा सर जो था वो उस पर दुपट्टा नहीं था, दुपट्टा मेरे गले में था। ठीक और है। जब मैं वापस जा रही हूँ तो मेरे हेड को कवर बाकायदा तौर पे शेख दानिश ने खुद मेरे सर पे दुपट्टा दिया और उसने मुझे कहा कि अब तुमने किसी को बताना नहीं है, क्योंकि ये जब उन्होंने वो सब कुछ कर लिया तो वो चाह रहे थे कि किसी को मास्क लगा के सब कुछ को कि किसी को पता ना लगे, और इवन वहाँ पे आके मेकअप से मेरी वूंड्स जो है वो करके उसको उनको जो है ना ताकि वो विजिबली तौर पे नजर ना आए, तो उन्होंने कहा अब अगर किसी को ये बताया तो तुम्हारे ही अगेंस्ट जाएंगी ये बातें। तो मैं उसको फर्स्ट 2 डेज़ तो प्रोसेस ही नहीं कर पाई कि ये हुआ क्या है। थर्डली क्योंकि मेरा एक भाई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, जब तक उस तक जब वीडियोज़ पहुँची तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास थोड़ी पावर है और क्योंकि वो पुलिस में सर्व भी कर चुका है, तो उसने फिर वहाँ पे ये बात की कि ये बंदा बड़ा हो या छोटा हो जो इसने हरकत की है अब इसको हम छोड़ेंगे नहीं। अब हमने इसको किसी हमने इल्लीगल वे को ऑप्ट नहीं करना, हमने लीगली इस बैटल को फाइट करना है। ये मुश्किल होगी लेकिन ये भी ज़लील होगा इसी तरह। खतीजा, आपकी हिम्मत को तो सबसे पहले सलाम है कि आपके साथ इतना कुछ हो गया और आप 1 मिनट के लिए भी नहीं डरी। मुझे ये बताएं कि जब आप वहाँ से निकल के आई, आपने क्या 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि मैं उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लूँ? बिल्कुल भी नहीं मैंने सोचा था, बल्कि उस दिन तो मुझे उससे और भी ज़्यादा नफ़रत हो गई थी कि ये आदमी ये दिस इज़ हिज़ रियलिटी, क्योंकि मैं सुन चुकी थी उसके बारे में कि वो यही सब करता है सब औरतों के साथ, बट मैंने कभी देखा नहीं था उसको करते। और उस दिन तो मुझे ये पता लग गया था कि दिस इज़ हिज़ रियलिटी, यही जो लोग बताते हैं जो उसकी कुछ एक्स वाइफ की तरफ से भी मार्केट में सोसाइटी में क्लेम्स आते थे, वो यही ये सब कुछ रियलिटी थी। वो ये इंसान किसी भी हद तक जा सकते, और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि उसने अपनी बेटी की तरबियत भी ऐसी की है कि वो भी किसी भी हद तक जा सकती है। उसने एक बार भी अपने बाप को रोका नहीं कि मैं भी फीमेल हूँ, एंड शी वाज़ हाँ। ऑल्सो प्रेज़ेंट थ्रू आउट द इंसिडेंट। अच्छा, ये सारा जब आप घर वापस आ गई, उसके बाद केस कहाँ लेके चला?
जाहिर है फिर आपने जब सोशल मीडिया पे पहली आवाज़ बनी तो उनको झटका लगा होगा। जब ये वीडियोस वायरल हुई तो क्योंकि ये वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो गई जी थी, उन्होंने बिल्कुल। कुछ लोगों को भेजी थी, उन्होंने टारगेट करके उन लोगों को भेजी थी जिससे उनको लग रहा था कि मुझे जो डिफेम करेंगे, लेकिन ये वीडियोस बहुत ज़्यादा स्प्रेड करी क्योंकि लोग बहुत हैरान हो गए थे, परेशान हो गए थे उन वीडियोस को देख के। तो सबका ही एक म्यूचुअल रिएक्शन था कि ये सब क्या है, और सभी इनको कर्स कर रहे थे कि इन्होंने क्यों किया। तो मेरे पास फिर और कोई ऑप्शन भी नहीं थी और मैंने सोच लिया कि अब मैंने इस पे कोई एफआईआर करनी है। और फिर मैं वो वीडियोस लेके हम लोग सबसे पहले मैं और मेरे भाई हम लोग गए एफआईए के ऑफिस गए थे, फिर हम पुलिस के ऑफिस गए। हमने वहाँ पे कंप्लेंट्स, पहले मैंने पुलिस में एप्लीकेशन दी, फिर मैंने एफआईए में एप्लीकेशन मूव की, और फिर उन्होंने जो है वो ट्रैक डाउन करना शुरू किया कि जिस दिन, क्योंकि शेख दानिश की जो लोकेशन है वो बार बार कभी लाहौर की आ रही थी, कभी फैसलाबाद की आ रही थी। ठीक है। तो वो चाह रही थी, पुलिस और एफआईए चाह रही थी कि ये सब जो मुलजिम है, महम, फातमा, शेख दानिश अली, इनकी सेम लोकेशन हो तो रेड करें। तो इसीलिए 16 अगस्त को, मतलब 1 वीक आफ्टर द इंसिडेंट, ये हुआ। जबकि मैंने कंप्लेन जो है वो मैं फर्स्ट डे जब ऑफिस गई हूँ, दैट वाज 12th, 9th को इंसिडेंट हुआ, 12th को मैं फर्स्ट टाइम एफआईए के और पुलिस के ऑफिस गई थी। अच्छा, कहीं पे आपको ये फेस करना पड़ा कि उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास नाम है, तो इसलिए उसको सजा नहीं हो सकती? बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट ये क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि पैसों से अगर किसी की इज़्ज़तें बनती होती हैं, तो आई थिंक आज की पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल लोग ऊपर होते हैं और दूसरे लोग नहीं होते, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें भी नवाज़ा है। बिल्कुल। पैसे और पावर की जब जंग होती है तो आई थिंक पावर ही जीतती है। और सबसे पहले इंसाफ की बात थी, मेरे पास वीडियोज़ थी, अगर मेरे पास वो वीडियोज़ ना होती तो डेफ़िनेटली मैं कभी ज़िंदगी में नहीं प्रूव कर सकती थी कि ये सब मेरे साथ उन्होंने की है। बिल्कुल लेकिन वो ऐसे ही वीडियोज़, कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर बुरा वक़्त लेके आना था, और आना अल्लाह था। ताला ने उन्हीं से वो वीडियोज़ रिलीज़ करवाई। ठीक और है। वो वीडियोज़ देख के पुलिस और एफआईए के दोनों के रिएक्शंस इतने वियर्ड थे, वो सब इतना इस पे वो एरोगेंट हो गए थे, वो सब कह रहे थे कि ये क्या इस इंसान ने किया है। और फिर उसके बाद आप एक चीज़ कर रहे हो, उसके बाद आप उसकी वीडियो फ़िल्म करके बाहर निकाल रहे हो और आपको लग रहा है कि आप अकाउंटेबल नहीं होंगे। ठीक है। खदीजा, मुझे ये बताएं, क्योंकि हमें तो मालूम है सज़ाएं क्या हुई हैं, लेकिन हमारे नाजरीन को बताएं कि शेख दानिश को और माहम को और इसी के साथ साथ उनकी बेटी को क्या क्या सज़ाएं हुई हैं, कौन बेइज्जत बरी हो गया? देखें, पहली बात तो ये है कि जो है शेख दानिश अली को जो टोटल जो है वो उनको जो सज़ाएँ हुई हैं उसको, वो अराउंड 14 इयर्स उसकी सज़ा है। ठीक है। लेकिन क्योंकि आपको पता है मेन जो है वो सेंटेंस काउंट किया जाता है, कॉन्करेंटली जो है वो सज़ाएँ चलती हैं, तो वो 5 इयर्स जो है वो एफआईए की, ये अभी हमारा एफआईए का केस ठीक है। डिसाइड हुआ है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट इनको मिली है। पीका का केस है, वीडियो शेयरिंग का। ओके। और जो महम फातिमा उनकी सेक्रेटरी हैं, उसको जो है वो ऑलमोस्ट 11 इयर्स जो हुई है, सज़ा हुई है। और उसकी जो मेजर है वो 3 इयर्स काउंट होगी। उसके अलावा जो अना है उसको बिल्कुल भी बाइज़्ज़त बरी नहीं किया गया, सिर्फ़ एक्विटल दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डाउट्स, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन में 11 डेज़ के बाद शामिल हुई थी। तो डेफ़िनेटली हम आई थिंक सब लोग इतने जो है विजिलेंट हैं कि वो अपनी, अगर इन्वेस्टिगेशन में 11 दिन के बाद जा रहे हैं, जब सोशल मीडिया पे इतनी हाइप सब चीज़ों की हुई है, तो वो अपना वो फ़ोन पूरा हैम्पर करके लेके जाएँगे, वो एविडेंस पता नहीं कितनी डिस्ट्रॉय करके लेके गया है वो इंसान, जब वो खुद ठीक है। एफआईए के ऑफ़िस गया है। तो उस बेसिस पे मैडम जो हमारी जज साहिबा है, उन्होंने सिर्फ़ ये लिखा है कि अना की हद तक डाउट्स क्रिएट होते हैं, इसीलिए इसको एक्विटल दिया जा रहा है। बाइज़्ज़त बरी सिर्फ़ फैज़ान को और जो बाकी मुल्ज़िमान हैं उनको किया गया है, अना को बाइज़्ज़त बरी नहीं किया गया, उसको डाउट्स की बेसिस पे बरी किया गया है। और ठीक अभी है। क्योंकि हमारा पुलिस केस रहता है, तो मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, क्योंकि पुलिस केस में तो हमें, आपको पता है, वहाँ जूतों का केस है, वहाँ टॉर्चर का केस है, बिल्कुल। वहाँ वीडियो का केस है कि जो वीडियो वहाँ बनी, ह्यूमिलिएशन का केस है। तो इंशाल्लाह ताला उसमें अना को भी 376 के अंदर ही जो है वो सज़ाएँ होंगी। और इंशाल्लाह ये सज़ाएं उनको और मज़ीद होंगी कि ये याद रखेंगे कि हमने ज़िंदगी में किया क्या है। बिल्कुल, क्योंकि पीका की जो सज़ाएँ हैं वो तो हैं ही मैक्सिमम इतनी, लेकिन जो पुलिस केस है हमारा, उसमें जो अभी एक इन पे जो टोटल ऑफेंसेस लगे हुए हैं, उनमें जो सज़ाएँ हैं वो सज़ाएँ मौत तक बनती है। ठीक अब है। ये हमारी जज साहिबा पे डिपेंड करता है कि वो इनको कितनी सज़ाएँ देती हैं, क्योंकि जो सेंटेंस 376 का, उसमें तो सज़ाएँ मौत ही है। ठीक है। तो मेरी तो पूरी दुआ है कि अल्लाह ताला सज़ाएँ मौत ही इनको दे, स्पेशली शेख दानिश को, क्योंकि उसने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगियाँ ख़राब की हैं, इबरतनाक लाहौर में, अंजाम, बिल्कुल। फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में। अच्छा, बिल्कुल। लास्ट पे खतीजा मुझे ये बताइएगा कि इतना ये लंबा सफ़र आपने तय किया और बहुत सारी मुश्किलात भी पेश आई होंगी, आपने अपनी हिम्मत बरकरार रखी। ऐसी और भी बहुत सी औरतें हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म होता है लेकिन वो बोल नहीं पाती, आप उन्हें क्या कहेंगी, माशरे की और औरतों को क्या कहेंगी और किसको ये आप क्रेडिट देंगी कि जिसने आपको सपोर्ट किया?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने जब अपने लिए इंसाफ की जंग लड़नी है ना, इंसाफ की जंग बड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कह दिया वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, हक के बिल्कुल। रास्ते पे सब्र बहुत करना पड़ता है। लेकिन आपने निकलना है अपने लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ना है, आप निकलेंगी तभी आपको राइट्स मिलेंगे। और मैं उनकी फैमिलीज़ को भी कहना चाहूँगी कि अगर आपकी बेटियाँ आपको कुछ आके बता रही हैं, तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करें। मेरी फैमिली अगर मुझे सपोर्ट ना करी तो आई थिंक मैं फर्स्ट डे एफआईआर भी ना करवाने जा बिल्कुल सकती। ऐसे ही है। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इनफैक्ट सिर्फ फैमिली ने नहीं, मीडिया ने मुझे सपोर्ट किया, पुलिस एजेंसी ने, एनसीसीआई ने, सब लॉयर्स ने, वुकला पूरी बरादरी ने हमारी, और मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड्स ने और मेरे भाई के फार ऑफ फ्रेंड्स ने, जिन्होंने इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट पिवटल रोल निभाया है। तो लोगों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, और हम जब मैं खुद खड़ी हुई कि मुझे इंसाफ लेना, तो लोग भी मेरे साथ खड़े हो गए। तो डरना नहीं आपको भी चाहिए। खुद खड़ा होना पड़ेगा, हुँ। क्योंकि खुद खड़े हो, अगर आप खुद इंसाफ के लिए खड़े नहीं होंगे तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी आपको इंसाफ दिला सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खतीजा, और दोबारा एंड पे मैं आपको आपकी हिम्मत को सलाम पेश करती हूँ, और बहुत एक थैंक लंबा यू। आपने सफ़र तय किया और बिल आखिर जो मुजरिम था उसको अंजाम के कटहरे में खड़ा कर ही दिया। बहुत शुक्रिया खतीजा। थैंक यू थैंक रोमा, यू। थैंक यू सो मच।